हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। हमने पिछली वीडियो में प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पूरा पढ़ लिया है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्सेज में फर्स्ट है कस्टम, सेकेंड है जुडिशियल डिसीजंस, थर्ड है लेजिस्लेशंस और फोर्थ है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं कस्टम से। कस्टम को अरबिक और फारसी लैंग्वेजेस में उर्फ और तामुल कहते हैं। तो कौन सी ऐसी कस्टम्स हैं जो एज एन अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ एक्ट करते हैं? हमने ये चीज सुन्नतुल तकरीर में पढ़ी हुई है कि जो प्री इस्लामिक कस्टम्स थे, जो अरबिक सोसाइटीज में फॉलो होते थे, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान उनके सामने आए तो कुछ कस्टम्स के लिए उन्होंने डायरेक्टली डिसअप्रूव कर दिया, पर कुछ कस्टम्स के लिए वो साइलेंट थे। तो ये माना जाता है कि जिन कस्टम्स के लिए वो साइलेंट थे, उन्होंने वो साइलेंटली अप्रूव किया है। आप ये चीज क्लियर रखिएगा कि प्री इस्लामिक कस्टम्स जब प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान उनके सामने आए तो कुछ वहीं पे डिसअप्रूव होके कैंसिल हो गए, कुछ साइलेंटली अप्रूव होके सुन्नतुल तकरीर की कैटेगरी में आ गए। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि अगर आपने मेरी प्राइमरी सोर्सेज वाली वीडियो देखी है तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि सुन्ना को सोर्स ऑफ लॉ बनने के लिए नरेटर से अप्रूव होना पड़ेगा। तो ये जरूरी थोड़ी है कि नरेटर ने सारे सुन्नतुल तकरीर को अप्रूव कर दिया था एज एन अहदीस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये चीज क्लियर रखिएगा कि जो प्री इस्लामिक कस्टम्स हैं, जब वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान उनके सामने आए तो कुछ जो है वो डायरेक्टली डिसअप्रूव हो गए, तो आप वहां पे उसको कैंसिल समझिए। कुछ जो है वो सुन्नतुल तकरीर की कैटेगरी में आए और उनमें से नरेटर ने जिन सुन्नतुल तकरीर को अप्रूव किया वो अहदीस की कैटेगरी में आए। लेकिन नरेटर ने सारे सुन्नतुल तकरीर को अप्रूव नहीं किया था एज एन अहदीस। उनमें से कुछ कस्टम्स बच गए थे। तो कुछ कस्टम्स ये और कुछ कस्टम्स ऐसे भी थे जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान भी डेवलप हुए थे, और कुछ कस्टम्स ऐसे भी थे जो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के बाद डेवलप हुए थे। तो ये सारे कस्टम्स जो बच गए थे सुन्नतुल तकरीर में प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के दौरान और प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ टाइम के बाद वाले कस्टम्स, वो सारे कस्टम्स इस कस्टम में आते हैं जो एज एन अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ एक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि वैलिड कस्टम्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से ऐसे कस्टम है जो वैलिडली अप्रूव होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टम्स को अप्रूव कौन करता है। कस्टम्स को अप्रूव करने का पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और हमारी जुडिशरी के पास है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी कस्टम को वैलिड बनाने के लिए जरूरी है, जिनमें फर्स्ट है जनरल प्रिवेलेंस इन द कंट्री इज मैंडेटरी, इट मस्ट बी टेरिटोरियल, इट मस्ट बी इमेमोरियल, रीजनेबल एंड कंटिन्यूड विदाउट एनी इंटरप्शन, इट मस्ट बी एंशिएंट एंड इनवेरिएबल, इट मस्ट नॉट बी अपोज्ड टू एनी पब्लिक पॉलिसी। देखिए, किसी कस्टम को वैलिड बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में फॉलो होता हो। यानी कि आपको इंडिया में किसी कस्टम को अगर वैलिड बनाना है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर कस्टम दुबई में फॉलो होता है, ये दुबई में अप्रूव्ड है तो ये इंडिया में भी अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी कस्टम को इंडिया में अप्रूव कराना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इंडिया में फॉलो होता हो। और दूसरा ये कि जो पर्टिकुलर कस्टम है वो इतना पुराना होना चाहिए, इतना पुराना होना चाहिए कि वो आपको खुद भी नहीं पता कि आपने उसे कब स्टार्ट किया था। वो लॉजिकल होना चाहिए, वो इलॉजिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और वो बिना किसी इंटरप्शन के फॉलो होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें चेंजेस आती जा रही हैं, वो कंटिन्यू नहीं है, उसमें बहुत सारे इंटरप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब वो पर्टिकुलर कस्टम वैलिड अप्रूव नहीं हो सकता। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो पर्टिकुलर कस्टम पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपके पर्टिकुलर कस्टम में फॉलो हो रही हैं तो आपके पास इन सारी चीजों का क्लियर एविडेंस होना चाहिए, तभी जो है आप इसे अप्रूव करवा पाएंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के द्वारा। अब हम देखते हैं अपने सेकेंडरी सोर्स को, जो कि है जुडिशियल डिसीजंस। आपको पता है कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है, यानी कि एकीकृत न्यायालय का सिस्टम है, जिसमें जो हायर कोर्ट्स के जो जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। वो लोअर कोर्ट्स के लिए एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। जैसे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजमेंट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं हायर कोर्ट्स पे,
हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। वैसे ही इस मुस्लिम लॉ में भी जुडिशियल डिसीजंस ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे पास जो डिसीजंस हैं प्रिवी काउंसिल के, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। कई बार तो इन जुडिशियल डिसीजंस ने प्योर मुस्लिम लॉ को भी मॉडिफाई किया है। हम एक लैंडमार्क जजमेंट का एग्जांपल देखते हैं, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी। इस केस में डिसीजन दिया था प्रिवी काउंसिल ने। देखिए, मुस्लिम रिलीजन में ये माना जाता है कि उनके लिए किसी अमाउंट में इंटरेस्ट लेना प्रोहिबिटेड है, वो हराम जैसा है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने जजमेंट ये दिया था कि जो अनपेड डोअर है, अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट काउंट होता है तो वो अलाउड है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। यानी कि आप अनपेड डोअर पे सिंपल इंटरेस्ट ले सकते हैं। मैंने आपको डोअर बताया था जिसे हम मेहर भी कहते हैं। मेहर जो है वो टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है जो शादी के वक्त हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है या उसे देने का प्रॉमिस करता है। तो इस केस में जो अनपेड डोअर था, कोर्ट ने ये अलाउ किया था कि आप उस पर सिंपल इंटरेस्ट ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि साहब बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताना है कि इनमें से कौन सा केस है जो ट्रिपल तलाक से डायरेक्ट रिलेट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड सेकेंडरी सोर्स जो कि है लेजिस्लेशंस। इंडिया में लेजिस्लेशन बनाने का पावर यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स या तो पार्लियामेंट के पास है या तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। लेकिन इस्लाम में ये माना जाता है कि लॉ बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। मुस्लिम रिलीजन में कोई भी लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन उनके इस्लामिक लॉ के साथ वायलेशन माना जाता है। लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो कई लेजिस्लेशन से भी गवर्न होते हैं जो कि पास किए गए हैं पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जिसमें से है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 जो कि रिपील्ड हो चुका है, अब आ गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, टेनेंसी लेजिस्लेशन एंड एक्सेट्रा। हम शरीयत एक्ट 1937 देखते हैं जिसका सेक्शन 2 हमें कुछ 10 मैटर्स बताता है जिनमें से मुस्लिम्स जो हैं वो गवर्न होंगे। इनहेरिटेंस, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल, मैरिज, डोअर, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, गिफ्ट, वक्फ और ट्रस्ट। ये कुछ 10 मैटर्स हैं जिनमें से मुस्लिम्स गवर्न होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं फोर्थ सेकेंडरी सोर्स जो कि है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। हम सबसे पहले इस टर्म का मतलब और उसका यूज जानते हैं। देखिए, जब जजेस को किसी न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी भी रिटन टेक्स्ट पे नहीं मिलता है तब वो जस्टिस डिलीवर करने के लिए अपना जजमेंट देते हैं। मुस्लिम लॉ में भी इस इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ माना है। जो अबू हनीफा है जो कि हनफी स्कूल, जो सुन्नी स्कूल का एक सब स्कूल है, उसके फाउंडिंग फादर है, वो कहते हैं कि अगर कोई रूल कियास से लाया गया है और अगर वो जस्टिस डिलीवर नहीं करता है तो किसी ज्यूरिस्टिक ओपिनियन से यानी कि किसी लॉ के एक्सपर्ट के ओपिनियन से उस कियास को साइड में रखा जा सकता है और अपना जस्टिस डिलीवर किया जा सकता है। इसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं इस्तिहासन या तो ज्यूरिस्टिक इक्वालिटी। सो थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमने सेकेंडरी सोर्सेज खत्म कर लिया है। प्राइमरी सोर्सेज हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, तो इसी तरह हमने सारा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करना भी ना भूले। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।